सूर्यपुर गांव की सुबह हमेशा की तरह शांत थी। खेतों पर हल्की हल्की धूप फैल चुकी थी। पक्षियों की मधुर चहचहाट पूरे गांव में गूंज रही थी। इसी गांव में 3 भाई रहते थे, धनराज, जगदीश और माधव। तीनों एक ही परिवार में रहते थे, लेकिन उनकी सोच और स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। जगदीश, आज खेत का काम जल्दी खत्म कर लेना। हमें पिताजी से भी एक जरूरी बात करनी है। जी भैया, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। सर, भैया मैं पहले बैलों को चारा डाल देता हूँ, उसके बाद सीधे खेत पर आ जाता हूँ। ठीक है, जल्दी आ जाना। सर जी भैया। माधव अपने दोनों बड़े भाइयों की हर बात पूरे दिल से मानता था। उसे अपने भाइयों पर पूरा भरोसा था, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिनों में उसकी यही सादगी उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली थी। शाम धीरे धीरे ढलने लगी थी। सूरज की आखिरी किरणें खेतों पर सुनहरा रंग बिखेर रही थी। तीनों भाई दिन भर का काम खत्म करके घर लौट आए, लेकिन आज घर का माहौल कुछ अलग था। आंगन में अजीब सी खामोशी पसरी हुई। आज घर इतना शांत क्यों है? क्या बात? पिताजी की तबीयत सुबह से ठीक नहीं है। गांव के वैद्य जी अंदर उनका इलाज कर रहे हैं। क्या आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? घबराने से कुछ नहीं होगा, पहले अंदर चलो। तीनों भाई जल्दी जल्दी कमरे के अंदर पहुंचे। बिस्तर पर लेटे उनके पिता हरि नारायण पहले से काफी कमजोर दिखाई दे रहे थे। उनके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। आ गए तुम तीनों? पिताजी, अब आपकी तबीयत कैसी है? शरीर अब पहले जैसा साथ नहीं दे रहा बेटा, लेकिन मुझे तुम तीनों से एक जरूरी बात करनी है। आप आराम कीजिए पिताजी, बातें बाद में भी हो जाएंगी। कुछ बातें समय रहते कह देना ही अच्छा होता है। तीनों भाई चुपचाप अपने पिता के पास बैठ गए। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि एक शब्द भी बोले। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल हरि नारायण जो बात कहने वाले हैं, वही उनके पूरे परिवार को किस्मत बदल देगी। धनराज, जगदीश, माधव, शायद अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनो। ऐसी बातें मत कीजिए पिताजी, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हाँ पिताजी, आप जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। हाँ पिताजी, आप जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। याद रखना, संपत्ति बांटना आसान है, लेकिन रिश्ते टूट जाएं तो उन्हें जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। हरि नारायण की बातें सुनकर कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। तीनों भाइयों की आंखें नम थीं। किसी के पास कुछ कहने के लिए शब्द नहीं थे। मेरे बच्चों, अब तुम तीनों मेरे सामने एक वचन दो, चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, तुम कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ोगे। मैं वचन देता हूँ पिताजी, परिवार को हमेशा एकजुट रखूंगा। मैं भी वचन देता हूँ पिताजी। पिताजी, मेरे लिए आप दोनों बड़े भाई ही मेरी ताकत है। मैं जीवन भर इनका सम्मान करूंगा और कभी इनके खिलाफ नहीं जाऊंगा। यही सुनना चाहता था। अब मुझे कोई चिंता नहीं रही। इतने में गांव के वैद्य ने हरि नारायण की नब्ज देखी और धीरे से तीनों भाइयों की ओर देखा। तो इनकी हालत बहुत नाजुक है, आज रात इनका पूरा ध्यान रखना होगा। हम तीनों यहीं रहेंगे। हाँ, पिताजी को अकेला नहीं छोड़ेंगे। मैं अभी दवा और पानी लेकर आता हूँ। उस रात तीनों भाई अपने पिता के पास बैठे रहे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि सुबह होते ही उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। अगली सुबह पूरे सूर्यपुर गांव में शोक की लहर थी। हरि नारायण को अंतिम विदाई देने गांव के लोग उनके घर पहुंचे। पिताजी, आपकी कमी कभी पूरी नहीं होगी। हाँ, हम आपकी हर सीख हमेशा याद रखेंगे। आपने हमें हमेशा साथ रहने की सीख दी थी, मैं उस वचन को कभी नहीं भूलूंगा। पूरे गांव की मौजूदगी में हरि नारायण का अंतिम संस्कार संपन्न हुआ। हर किसी की आंखें नम थी। सभी जानते थे कि हरि नारायण एक ईमानदार और सम्मानित इंसान थे। बेटा, तुम्हारे पिता नेक इंसान थे। उनकी सबसे बड़ी दौलत उनकी ईमानदारी थी। उम्मीद है तुम तीनों भाई भी हमेशा मिलजुल कर रहोगे। जी काका, हम पूरी कोशिश करेंगे। आप चिंता मत कीजिए, हम पिताजी का सम्मान कभी कम नहीं होने देंगे। कुछ दिन बीत गए।
घर का माहौल अब पहले जैसा नहीं रहा था। पिता के जाने के बाद तीनों भाई अपने अपने काम में लगे रहते थे, लेकिन उनके बीच पहले जैसी अपनापन नहीं रहा। जगदीश, अब हमें एक जरूरी फैसला लेना होगा। कौन सा फैसला भैया? पिताजी अब हमारे बीच नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि अब सारी संपत्ति का बंटवारा कर देना चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं भैया, जितनी जल्दी बंटवारा हो जाए उतना अच्छा है। भैया, अगर आप दोनों को यही उचित लगता है तो मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा है माधव, कल सुबह हम तीनों खेत पर चलेंगे, वहीं सब कुछ बराबरी से बांट देंगे। मुझे आप दोनों पर पूरा विश्वास है। आप जो भी फैसला करेंगे मेरे भले के लिए ही करेंगे। देते? हाँ, बिल्कुल। माधव को अपने भाइयों पर पूरा भरोसा था, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले दिन होने वाला बंटवारा उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। अगली सुबह तीनों भाई खेत की ओर निकल पड़े। रास्ते में गांव के मुखिया राम प्रताप उनसे टकरा गए। अरे धनराज, आज तीनों भाई एक साथ कहाँ जा रहे हो? मुखिया जी, पिताजी की छोड़ी हुई संपत्ति का बंटवारा करने जा रहे हैं। अच्छा, अगर चाहो तो मैं भी साथ चल सकता हूँ। बंटवारा निष्पक्ष रहेगा। नहीं मुखिया जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, यह हमारे परिवार का मामला है। और माधव, तुम्हारी क्या राय है? मुखिया जी, मेरे दोनों बड़े भाई मेरे लिए पिता समान हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि ये मेरे साथ कभी अन्याय नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, जैसा तुम उचित समझो, लेकिन याद रखना, जहाँ लालच आ जाता है वहाँ रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं। आप चिंता मत कीजिए मुखिया जी। मुखिया ने तीनों भाइयों को जाते हुए देखा। उनके मन में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे उन्हें पहले से आभास हो कि आज कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। कुछ ही देर में तीनों भाई अपने खेत पर पहुंच गए। सामने हरी भरी फसल लहरा रही थी। खेत के बीच एक मिट्टी की मेड़ बनी हुई थी, जो दोनों हिस्सों को अलग करती थी। अब ध्यान से सुनो, मैं सबसे बड़ा भाई हूँ, इसलिए बंटवारे का फैसला भी मैं ही करूंगा। किसी को कोई आपत्ति है? कोई आपत्ति नहीं है भैया, आपका हर फैसला मंजूर है। और माधव, तुम्हें कुछ कहना है? नहीं भैया, मुझे आप दोनों पर पूरा भरोसा है। आप जो भी फैसला करेंगे मेरे भले के लिए ही करेंगे। हमारे पास एक बड़ा खेत और यह मेड़ है, इसलिए खेत का आधा हिस्सा मेरा होगा, आधा हिस्सा जगदीश का, और यह पूरी मेड़ माधव के हिस्से में आएगी। वाह भैया, आपने तो बिल्कुल न्याय वाला फैसला किया है। अगर आपको यही उचित लगता है तो मुझे भी ये फैसला मंजूर है। ठीक है, खेत का बंटवारा यहीं समाप्त हुआ। अब चलो अगली संपत्ति का बंटवारा करते हैं। माधव ने बिना कोई सवाल किए अपना हिस्सा स्वीकार कर लिया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यही मिट्टी की मेड़ आगे चलकर उसके भाइयों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाली है। खेत का बंटवारा पूरा होने के बाद तीनों भाई आगे बढ़े। खेत के बीचों बीच पिताजी का लगाया हुआ एक विशाल आम का पेड़ खड़ा था। उसकी घनी छाया और फलों से लदी डालियां दूर से ही दिखाई दे रही थी। अब इस पेड़ का भी बंटवारा कर देते हैं, ताकि बाद में कोई विवाद न रहे। पेड़ का ऊपर वाला पूरा हिस्सा, यानी तना, शाखाएं, पत्ते और सारे फल हमारे काम आएंगे, इसलिए ऊपर का आधा हिस्सा मेरा होगा और आधा हिस्सा जगदीश का। और नीचे की जड़ वो माधव के हिस्से में रहेगी। वाह भैया, इससे अच्छा और न्यायपूर्ण फैसला हो ही नहीं सकता। अगर आप दोनों को यही उचित लगता है तो मुझे भी ये फैसला मंजूर है। अच्छा, अब पेड़ का बंटवारा भी पूरा हुआ। चलो अब घर का बंटवारा करते हैं। माधव ने बिना कोई सवाल किए पेड़ की जड़ अपने हिस्से में ले ली। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि एक दिन यही जड़ उसके भाइयों के लालच का सबसे बड़ा जवाब बनेगी। खेत और पेड़ का बंटवारा पूरा होने के बाद तीनों भाई घर लौट आए। पिताजी का पुराना मिट्टी का घर उनके सामने खड़ा था। उसी घर में उनकी बचपन की अनगिनत यादें बसी हुई थी। अब आखिरी बंटवारा इस घर का होगा। इसके बाद किसी को कोई शिकायत नहीं रहेगी। हाँ भैया, घर का फैसला भी आज ही कर दीजिए। घर में 2 बड़े कमरे हैं, एक कमरा मेरा होगा और दूसरा कमरा जगदीश का। और इस घर की पूरी छत माधव के हिस्से में रहेगी। अगर यही आपका फैसला है तो मुझे मंजूर है भैया। देखा भैया, माधव कितना समझदार है।
इसे कभी किसी बात से शिकायत नहीं होती। ठीक है, अब घर का बंटवारा भी पूरा हो गया। माधव ने फिर एक बार बिना कोई सवाल किए फैसला स्वीकार कर लिया। खेत, पेड़ और घर का बंटवारा पूरा हो चुका था। तभी जगदीश को अचानक पिताजी की वह पुरानी मटकी याद आई, जिसमें उन्होंने वर्षों से कुछ सिक्के संभाल कर रखे थे। अरे भैया, एक जरूरी चीज का बंटवारा तो अभी बाकी है। हम? कैसी चीज? अब क्या बच गया? पिताजी की वह मटकी जिसमें पुराने और नए दोनों तरह के सिक्के रखे थे, उसका फैसला भी आज ही कर देते हैं। अरे हाँ, मैं तो उसे बिल्कुल भूल ही गया था। जाओ, जल्दी लेकर आओ। जगदीश तुरंत घर के अंदर गया और कुछ ही देर बाद मिट्टी की मटकी लेकर बाहर आया। उसने मटकी जमीन पर रखी और जोर से फोड़ दी। मटकी टूटते ही सिक्के चारों तरफ बिखर गए। कुछ नए थे, जबकि कुछ बहुत पुराने और अब किसी काम के नहीं थे। देखिए भैया, इसमें तो दो तरह के सिक्के हैं। कुछ अभी भी चलन में हैं और कुछ इतने पुराने हैं कि कोई इन्हें लेने वाला भी नहीं मिलेगा। अम्मा, तो फैसला बिल्कुल आसान है। जो नए और चलन वाले सिक्के हैं, उन्हें मैं और तुम बराबर बांट लेते हैं, और जो पुराने बेकार सिक्के हैं, वे माधव के हिस्से में रहेंगे। आखिर उसे भी तो कुछ मिलना चाहिए। अगर यही आपका फैसला है तो मुझे मंजूर है भैया। माधव ने चुपचाप वे पुराने सिक्के उठा लिए। उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन उसने अपने बड़े भाइयों के सामने एक शब्द भी नहीं कहा। उसे क्या पता था कि उसके साथ अभी सबसे बड़ा अन्याय होना बाकी था। पैसों का बंटवारा भी पूरा हो गया। माधव अपने हिस्से के पुराने सिक्के उठाकर घर के अंदर जाने ही वाला था कि तभी धनराज ने उसे तेज आवाज में रोक दिया। रुको माधव, जरा एक बात तो सुनते जाओ। जी भैया, कहिए। लगता है तुम बंटवारे की एक बात भूल गए हो। यह घर अब मेरा और जगदीश का है। तुम्हारे हिस्से में तो सिर्फ छत आई है। हाँ माधव, अब से इस घर के अंदर तुम्हारा कोई हक नहीं है। अगर रहना है तो अपनी छत पर रहो। अगर भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी पत्नी है, मेरा छोटा बेटा है, हम लोग कहाँ जाएंगे? यह सोचने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। बंटवारा हो चुका है, अब अपना इंतजाम खुद करो। अगर भैया, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मुझे घर से मत निकालिए। मैं कहीं का नहीं रहूंगा। बहुत हो गया, अब दया दिखाने का समय निकल चुका है। चलो, अपना सामान उठाओ और यहाँ से चले जाओ। धनराज और जगदीश ने माधव की एक भी बात नहीं सुनी। उन्होंने उसका थोड़ा सा सामान बाहर फेंक दिया। बेबस माधव अपनी पत्नी रमा और बेटे सूरज के साथ भारी मन से उस घर से निकल पड़ा। इधर चलो रमा, शायद भगवान ने हमारे लिए कहीं और ठिकाना लिखा है। माधव ने आखिरी बार मुड़कर अपने घर को देखा। उसकी आंखें नम थी। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आज जिस घर से उसे बेघर किया गया है, एक दिन उसी घर के लिए उसके दोनों भाई हाथ जोड़कर खड़े होंगे। घर से निकाले जाने के बाद माधव अपनी पत्नी रमा और बेटे सूरज के साथ गांव के बाहर एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहने लगा। रात भर तीनों की आंखों में नींद नहीं आई। भविष्य की चिंता उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। माधव, अब हम कब तक ऐसे रहेंगे? घर चला गया, खेत चला गया, पैसे भी नहीं बचे। आखिर अब हमारा गुजारा कैसे होगा? हिम्मत मत हारो रमा, भगवान एक रास्ता बंद करते हैं तो दूसरा जरूर खोलते हैं। मैं कल सुबह से काम की तलाश शुरू करूंगा। बाबा, मैं भी आपके साथ काम करूंगा। मैं आपको अकेले इतना दुख नहीं सहने दूंगा। नहीं बेटा, तुम्हारा काम अभी पढ़ना और अच्छा इंसान बनना है। मेहनत मैं करूंगा, बस तुम हमेशा सच और ईमानदारी का साथ देना। भगवान करे आपकी मेहनत रंग लाए। मुझे भरोसा है एक दिन सच की जीत जरूर होगी। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ
माधव उम्मीद की एक नई डोर लेकर काम की तलाश में गांव की ओर निकल पड़ा। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आज उसकी मुलाकात एक ऐसे इंसान से होने वाली है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। सुबह से शाम हो गई, लेकिन माधव को पूरे गांव में कहीं भी काम नहीं मिला। हर दुकान, हर खेत और हर चौपाल से उसे निराशा ही हाथ लगी। थका हारा माधव गांव के पुराने बरगद के नीचे बैठ गया। हे भगवान, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही इतना अन्याय क्यों हो रहा है? अब अपने परिवार का पेट कैसे भरूं? अरे माधव, तू यहाँ इतना उदास क्यों बैठा है? क्या हुआ? क्या बताऊं किशन, सुबह से दर दर भटक रहा हूँ। पैर थक गए हैं काम ढूंढते ढूंढते, लेकिन कोई भी मुझे काम देने को तैयार नहीं है। अब किस्मत ने भी पूरी तरह से मेरा साथ छोड़ दिया है। समझ नहीं आ रहा कि अब कहाँ जाऊं, क्या करूं। ऐसी बातें मत कर, एक बार गांव के मुखिया जी से मिल। मुझे पूरा भरोसा है वो तेरी मदद जरूर करेंगे। किशन की बात सुनकर माधव को उम्मीद की एक छोटी सी किरण दिखाई दी। वह बिना देर किए सीधे मुखिया जी के घर की ओर चल पड़ा। प्रणाम मुखिया जी, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मेरा परिवार भूखा रह जाएगा। माधव, मुझे तुम्हारे साथ हुए अन्याय के बारे में सब पता है। चिंता मत करो, आज से तुम और तुम्हारी पत्नी मेरे खेतों में काम करोगे। मेहनत का पूरा हक मिलेगा। सच कह रहे हैं मुखिया जी, आपने आज मेरे डूबते हुए परिवार को सहारा दे दिया। आपका यह उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। मेहनत करने वाले इंसान की मदद करना मेरा फर्ज है, लेकिन याद रखना, समय आने पर अन्याय का जवाब भी बुद्धि से देना पड़ता है, गुस्से से नहीं। माधव ने हाथ जोड़कर मुखिया जी का धन्यवाद किया। उसे पहली बार लगा कि भगवान ने उसकी पुकार सुन ली है, लेकिन उसे नहीं पता था कि मुखिया जी के मन में उसके लिए एक ऐसी योजना तैयार हो रही थी जो धनराज और जगदीश के लालच को हमेशा के लिए खत्म कर देगी। उधर धनराज और जगदीश अपनी लहलहाती फसल देखकर घमंड में चूर थे। देखा जगदीश, इस साल हमारी फसल पूरे गांव में सबसे अच्छी होगी। अब खूब पैसा आएगा। हाँ भैया, अच्छा हुआ माधव हमारे रास्ते से हट गया, नहीं तो आज भी सब कुछ 3 हिस्सों में बांटना पड़ता। कई दिन बीत गए। माधव और रमा पूरी ईमानदारी से मुखिया के खेतों में काम करने लगे। उनकी मेहनत देखकर मुखिया भी बहुत खुश था। उधर शाम ढल चुकी थी। काम खत्म होने के बाद मुखिया ने माधव को अकेले अपने पास बुलाया। माधव, जरा ठहरो, मुझे तुमसे अकेले में एक जरूरी बात करनी है। मुखिया जी, कहिए क्या बात है? अब समय आ गया है कि तुम्हारे भाइयों को उनके लालच का सबक मिले। याद है, खेत के बंटवारे में उन्होंने तुम्हें सिर्फ मेड़ दी थी। हाँ याद है, लेकिन मैं उनके साथ कोई बुरा नहीं करना चाहता। आखिर वे मेरे बड़े भाई हैं। तुम किसी का बुरा नहीं करोगे, तुम सिर्फ अपने हिस्से का इस्तेमाल करोगे। अगर मेड़ तुम्हारी है तो उसे रखना या हटाना भी तुम्हारा अधिकार है। लेकिन अगर मैंने ऐसा किया तो उनकी पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। माधव, कभी कभी अन्याय करने वाले को उसके कर्मों का फल दिखाना भी जरूरी होता है, तभी उसे अपनी गलती का एहसास होता है। अगर यही न्याय का रास्ता है तो मैं वही करूंगा जो सही होगा। उस रात माधव गहरी सोच में डूबा रहा। उसके सामने एक तरफ अपने भाइयों का अन्याय था और दूसरी तरफ उसके संस्कार। लेकिन अब समय फैसला लेने का था। चारों ओर गहरा सन्नाटा था। आधी रात के बाद माधव चुपचाप अपना फावड़ा लेकर खेत की ओर चल पड़ा। उसके कदम भारी थे, लेकिन उसे मुखिया की बातें याद थी। माधव, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? हाथ में फावड़ा क्यों लिया है? मुझे कुछ तो बताइए। रमा, आज मैं वही करने जा रहा हूँ जो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। तुम बस मुझ पर भरोसा रखो। मुझे डर लग रहा है, कहीं कोई बड़ी मुसीबत ना खड़ी हो जाए। डर मत, मैं किसी का हक नहीं छीन रहा, बस अपने हिस्से का अधिकार इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। कुछ ही देर में दोनों अपनी मेड़ के पास पहुँच गए। चांदनी रात में खेत साफ दिखाई दे रहे थे। दूसरी ओर
धनराज और जगदीश की फसल हवा में लहरा रही थी। यही तो हमारी मेड़ है, लेकिन आप करना क्या चाहते हैं? जब बंटवारा हुआ था तब इस मेड़ पर सिर्फ मेरा अधिकार बताया गया था। अगर यह मेरी है तो इसे रखना या हटाना भी मेरा अधिकार है। लेकिन मेड़ टूट गई तो सारा पानी उनके खेत में भर जाएगा, पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। मैं बदला नहीं ले रहा रमा, मैं सिर्फ उन्हें उनके अपने फैसले का परिणाम दिखा रहा हूँ। इतना कहकर माधव ने फावड़ा उठाया और अपनी मेड़ तोड़ दी। देखते ही देखते पानी तेजी से धनराज और जगदीश के खेतों में फैल गया। कुछ ही देर में उनकी पूरी फसल पानी में डूबने लगी। अगली सुबह जब धनराज और जगदीश खेत पहुंचे तो सामने का दृश्य देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी महीनों की मेहनत पल भर में बर्बाद हो चुकी थी। धनराज और जगदीश गुस्से से तमतमाते हुए सीधे राजा के दरबार पहुंच गए। दोनों ने माधव पर उनकी फसल बर्बाद करने का आरोप लगाया। राजा ने तुरंत माधव को भी दरबार में बुलाने का आदेश दिया। धनराज, जगदीश, पहले तुम दोनों अपनी बात बताओ, आखिर हुआ क्या है? महाराज, हमारे छोटे भाई माधव ने जानबूझकर खेत की मेड़ तोड़ दी। पूरा पानी हमारे खेत में भर गया और हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई। हमें न्याय चाहिए। महाराज, उसने बदला लेने के लिए ऐसा किया है। अगर आज उसे सजा नहीं मिली तो कल कोई भी अपने भाइयों के साथ ऐसा करेगा। इतने में सैनिक माधव को दरबार में लेकर आए। पूरे दरबार की नजरें अब उसी पर थी। माधव, तुम्हारे दोनों भाई तुम पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। सच सच बताओ, क्या तुमने खेत की मेड़ तोड़ी थी? जी महाराज, मैंने मेड़ तोड़ी थी, लेकिन मैंने किसी और की नहीं, अपने हिस्से की मेड़ तोड़ी थी। खेतों के बंटवारे में मुझे केवल वही मेड़ दी गई थी। अगर वो मेरी थी तो उसे रखना या हटाना भी मेरा अधिकार था। क्या ये बात सच है धनराज? क्या बंटवारे में मेड़ सचमुच माधव के हिस्से में दी गई थी? जी महाराज, ये बात सच है, लेकिन हमारा मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं था। महाराज, हमने कभी नहीं सोचा था कि वह ऐसा करेगा। जब बंटवारा कर रहे थे तब तुम्हें भी ये सोचना चाहिए था। किसी के साथ अन्याय करके कभी न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती। राजा की बात सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। धनराज और जगदीश पहली बार अपने ही लालच के सामने लाचार खड़े थे। लेकिन ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अब सबसे बड़ा फैसला बाकी था। धनराज, जगदीश, तुम दोनों ने अपने ही छोटे भाई के साथ छल किया। खेत अपने पास रख लिए, मेड़ उसे दे दी, घर के कमरे अपने पास रख लिए और उसे सिर्फ छत दी। ये कैसा बंटवारा था? महाराज, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लालच में हमारी बुद्धि काम करना बंद कर चुकी थी। हमें अपनी भूल का एहसास हो गया है। हमें माफ कर दीजिए महाराज। अब हम दोबारा कभी अपने छोटे भाई के साथ अन्याय नहीं करेंगे। गलती स्वीकार करना अच्छी बात है, लेकिन हर गलती बिना सजा के माफ नहीं की जा सकती। अगर आज मैं तुम्हें छोड़ दूं, तो कल कोई भी अपने भाई के साथ ऐसा अन्याय करने की हिम्मत करेगा। पर महाराज, मेरी एक विनती है। मैं अपने भाइयों को सजा दिलाने नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मुझे मेरा हक मिले। बस यही मेरे लिए सबसे बड़ा न्याय होगा। माधव, तुम्हारा दिल सचमुच बहुत बड़ा है। जिसने इतना अन्याय सहने के बाद भी अपने भाइयों के लिए दया रखी, वही सच्चा इंसान कहलाने का हकदार है। मेरा फैसला सुनो। आज से धनराज, जगदीश और माधव तीनों भाइयों के बीच घर, खेत और बाकी सारी संपत्ति बराबर बराबर बांटी जाएगी। कोई किसी का हक नहीं छीनेगा। राजा का फैसला सुनते ही पूरे दरबार में तालियां गूंज उठीं। हर कोई राजा के न्याय और माधव के बड़े दिल की प्रशंसा करने लगा। माधव, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। अगर हो सके तो अपने इन दोनों भाइयों को एक और मौका दे दो। आज समझ आया कि लालच इंसान से उसकी इंसानियत छीन लेता है। हमें अपनी गलती पर सच में शर्म आ रही है। माधव ने अपने दोनों भाइयों की ओर देखा। उसकी आंखों में दर्द भी था और अपनापन भी। अब फैसला उसके हाथ में था। पूरा दरबार शांत था। सबकी नजरें अब माधव पर टिकी थीं। सब यही जानना चाहते थे कि क्या वह अपने भाइयों को माफ करेगा या नहीं।
भैया, आपने मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। मेरा घर छीन लिया, मेरा हक छीन लिया और मुझे मेरे परिवार के साथ बेघर कर दिया। फिर भी आप दोनों मेरे बड़े भाई हैं। अगर आज आपको अपनी गलती का सच्चा पछतावा है तो मैं दिल से आपको माफ करता हूँ। माधव, आज तुमने हमें छोटा नहीं बल्कि खुद को सबसे बड़ा साबित कर दिया। जिस भाई को हमने ठुकराया था उसी ने हमें गले लगा लिया। हमें अपनी गलती पर जीवन भर शर्म रहेगी। आज समझ में आया कि लालच से कभी सुख नहीं मिलता। असली दौलत तो परिवार का प्यार और विश्वास होता है। हमें माफ कर दो भाई। बीती बातों को यहीं खत्म कर देते हैं। आज से हम फिर कभी लालच को अपने रिश्तों के बीच नहीं आने देंगे। यही एक सच्चे इंसान की पहचान है। जहां बदले की जगह क्षमा हो और लालच की जगह प्रेम हो, वहीं परिवार और समाज मजबूत बनते हैं। मुझे तुम पर गर्व है माधव। राजा के आदेश के अनुसार तीनों भाइयों के बीच घर, खेत और बाकी सारी संपत्ति बराबर बराबर बांट दी गई। धनराज और जगदीश ने अपनी गलती सुधारते हुए पूरे सम्मान के साथ माधव और उसके परिवार को वापस घर ले आए। चलो माधव, आज से ये घर फिर से हम तीनों भाइयों का है। अब इस परिवार में कभी कोई बंटवारा नहीं होगा। हाँ भाई, आज से हम मिलकर मेहनत करेंगे, साथ खाएंगे और साथ ही खुशियां बांटेंगे। यही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। परिवार साथ हो तो छोटी सी झोपड़ी भी महल जैसी लगती है। उस दिन के बाद सूर्यपुर गांव में तीनों भाई फिर कभी अलग नहीं हुए। उन्होंने मिलकर खेती की, परिवार को संभाला और पूरे गांव के लिए मिसाल बन गए। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि लालच रिश्तों को तोड़ देता है, लेकिन प्रेम, न्याय और क्षमा सबसे टूटे हुए परिवार को भी फिर से जोड़ सकते हैं। Subscribe to my channel.